नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और अब तक की बड़ी खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात देहरादून के परेड ग्राउंड की। जी हां, वहां पर आज एक भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद के रूप में पर शपथ ली। उन्होंने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मंच पर प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। शपथ लेने के तुरंत बाद पुष्कर सिंह धामी पीएम मोदी का आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंचे। धामी राज्य के 12वें मुख्यमंत्री बने। पुष्कर सिंह धामी के बाद सतपाल महाराज ने मंत्री पद की शपथ ली। सतपाल के अलावा धन सिंह रावत, गणेश जोशी, रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, प्रेमचंद अग्रवाल और चंदन रामदास को भी राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। वो सूबे के 12वें सीएम हैं। इससे पहले जुलाई 2021 में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को राज्य की कमान सौंपी थी। आज मंत्रियों ने भी शपथ ली है। भव्य कार्यक्रम किया गया और अब पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया गया है। बहुत सारी जिम्मेदारियां इस बार उनके कंधों पर रहने वाली हैं। पार्टी ने उन पर भरोसा दिखाया और एक बार फिर सीएम के पद के लिए उनका नाम आ गया है। और आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ है जिसमें सीएम धामी के अलावा 8 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया और शपथ ग्रहण की। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। 29 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में दिल्ली सरकार की तरफ से आर्थिक समीक्षा पेश की जाएगी। वहीं 26 मार्च को दिल्ली का बजट पेश होगा। सत्र की शुरुआत एलजी के अभिभाषण के साथ हुई। उन्होंने वहां मौजूद सभी का स्वागत करते हुए कहा कि मेरी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 496 विद्यार्थियों ने नीट में सफलता हासिल की, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। उपराज्यपाल ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करते हुए कहा कि कोविड की लहर में सामना दिल्ली ने बहुत अच्छे तरीके से किया। हमने केंद्र सरकार के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करवाया। सरकार ने मेडिकल सप्लाई में दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाया। नागरिकों के कल्याण के लिए संस्थानों की कमी के बावजूद किसी भी राहत में कटौती नहीं की। परिवहन पर बोलते हुए एलजी ने मेट्रो की उपलब्धियां बताई तो वहीं दिल्ली में प्रदूषण को कम करने को लेकर किए गए कार्यों और एक्शन प्लान्स का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन को कम करने को लेकर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसे एक्शन लिए गए। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीजेपी ने कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच में दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया ने नारेबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर फिल्म को टैक्स फ्री कराना चाहते हैं तो केंद्र से सीजीएसटी माफ करा लें, यहां हंगामा क्यों कर रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुने जरा। उनके पास क्या गड़बड़ी है उसके वजह से वो बोल रहा होगा, लेकिन हम हमेशा मानते हैं और हमारा जो कश्मीर जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया वो तो हमारा अविभाज्य जंग है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर वो जो बात कर रहे हैं वो कोई सुनने वाला नहीं। हमारी जमीन को अगर वो दान के रूप में देने की बात करता है अगर कोई, ये देश सुनने वाला नहीं है। वो हमारा हिस्सा है और अविभाज्य अंग है हिंदुस्तान का, वो रहेगा। सर, महबूबा मुफ्ती पीडीपी की नेता हैं, लेकिन वो कांग्रेस की तारीफ करते हुए कहती हैं कांग्रेस ने हमेशा देश को सुरक्षित रखा है, भाजपा देश को बांटना चाहती है और कई पाकिस्तान बनाना चाहती है। ठीक है, आजकल सभी को अकल आ गई है तो उनको धन्यवाद। अगर ऐसे जो बोल रहे हैं अभी और पहले जो हमको बार बार क्रिटिसाइज करते आए थे उनको भी अगर रियलाइजेशन हुआ है तो उनको हम धन्यवाद देंगे। सर, एक सवाल और है, जो हरियाणा सरकार ने एंटी कन्वर्जन बिल हाउस में पास किया ना, कांग्रेस ने वॉकआउट किया था, ये बिल तो आप कैसे देखते हैं एंटी कन्वर्जन बिल? देखो, हर जगह उनका ये पोलराइजेशन का चल रहा है और जो संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं
और वो ये चाहते हैं कि अपने इच्छा के अनुसार अपने राज्यों में कानून बना ले और जो डेमोक्रेटिक सेक्युलर प्रिंसिपल्स है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ कांग्रेस भी वॉकआउट की है। बंगाल वीरभूमि की घटना बड़ी खबर है। भारतीय लोकतंत्र के ऊपर ये कितना बड़ा दाग है और कितनी बड़ी प्रशासनिक फेल्योर है जो 8 लोगों की वहाँ मौत हुई है एक ही घर में जलकर। देखेंगे, मैं पूरा आज पेपर में पढ़ा हूँ, लेकिन उसके डिटेल जो भी मैटर है या डिटेल वहाँ की जो यानी हमको मालूमात मिलना चाहिए। मैं आदिर रंजन चौधरी उनसे भी बात करूंगा, वहाँ के हालात क्या है, किस वजह से घटा, क्यों घटा, बातचीत करके उसके ऊपर मैं कहूँगा उनके पास क्या गड़बड़ी है। 2 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। रसोई गैस के भाव मैं पहले भी बोला था कि जैसे चुनाव संपन्न होंगे पेट्रोल डीजल के भाव में उछाल आएगा और इसकी शुरुआत आज हो गई और रसोई गैस में सीधा 50 रुपये की वृद्धि। तो ये तो सीधा आम जनता को महंगाई, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में इसकी सरकार बनी, उसका पहला तोहफा। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर लगातार मुद्दा गरमाता जा रहा है और इसी कड़ी में संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा ने बुधवार सुबह दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित खेड़की दोला टोल प्लाजा को मुक्त करा दिया। इसके बाद वाहनों की आवाजाही बिना टोल के दिखाई दे रही है। अरसे बाद देखने को ऐसा मिला है कि जब किसी आंदोलन को सूबे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का समर्थन मिला हो। एक तरफ जहां कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता भी आंदोलन में शामिल हो गए। इसके अलावा बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह और चौधरी धर्मवीर सिंह भी आंदोलन में शामिल होने के लिए आएंगे। आपको बता दें कि वहीं बीजेपी और कांग्रेस के मौजूदा और कई पूर्व विधायक भी आंदोलन में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। बता दें कि अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा का खिड़की दोला टोल प्लाजा के नजदीक अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। मोर्चा ने अलग अलग तरीकों से मांग भी की है और केंद्र सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का मन भी बना लिया है। इसी दिशा में बुधवार को दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित खेड़की दोला टोल प्लाजा को जो है टोल फ्री कराया गया और इसका ऐलान किया गया। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी अपना समर्थन दे रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन की जो मांग है वो जायज है। वहीं इस अनिश्चितकालीन धरने में शामिल होकर मांग का केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से, सांसद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से, पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह, पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव, युवा बीजेपी नेता मुकेश शर्मा, पहलवान समेत बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। और ऐसे में पहली बार देखने को मिल रहा है कि तमाम पार्टियां इसमें साथ देती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच में इसी खबर पर तमाम चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। विनोद दत्ता जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। विनोद जी, आपका बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। हाँ, नमस्कार। विनोद जी, देखिए, जिस तरीके से अहीर रेजिमेंट की मांग की जा रही है और लगातार प्रदर्शन भी तेज हो रहा है, किस तरीके से इस पूरे मसले को देखेंगे? देखिए, अहीर रेजिमेंट की जो मांग है वो तो अहीरों का तो बड़ा अच्छा योगदान है भारतीय सेना में और अहीरों की कई डेडिकेटेड बटालियंस हैं, जैसे 13 कुमाऊं रेजिमेंट है वो अहीरों की है और उन्होंने जो बलिदान दिया था रेजांगला के युद्ध में वो आज भी पूरा विश्व उसको याद करता है। और भी जो अहीर जो वीर सैनिक है उनका योगदान तो पूरी भारतीय सेना उनका आभार प्रकट करती है। तो अलग से अहीर रेजिमेंट अगर भारत सरकार सैंक्शन कर सकती है तो अच्छी बात है, लेकिन अहीर जो सैनिक हैं उनका योगदान बहुत ही सराहनीय और बड़ा अदम्य साहस उन्होंने दिखाया है, चाहे वो सन 62 का युद्ध हो चाहे कारगिल का युद्ध हो।
विनोद जी, देखिए जिस तरीके से अगर इस आंदोलन की बात करते हैं, हम आंदोलन को लेकर टोल प्लाजा को मुक्त कराने की कोशिश की जा रही है और हर दिन ये आंदोलन और बड़ा हो रहा है और तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, हरियाणा की जो तमाम पार्टियां वहां पर हैं उनकी तरफ से अपना समर्थन दिया जा रहा है। कई बड़े नेता भी समर्थन में निकलकर सामने आए हैं। उसको किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि ये पहला ऐसा आंदोलन है जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेता साथ दे रहे हैं इस आंदोलन में। देखिए, मेरा ये मानना है कि 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। एक तो आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया और डिफेंस। तो इसमें ये है ना कि किसी जाति विशेष के लिए कोई रेजिमेंट है, क्योंकि आजकल तो देखिए सन 84 के बाद जिस तरह का आंदोलन हुआ फौज में या जिस तरह की कहता हूँ बगावत हुई थी, तो उसमें ये किया गया था कि भाई मिक्स्ड यूनिट्स रखी जाएंगी, मिक्स्ड ट्रुप्स रखे जाएंगे, प्योर ट्रुप्स कहीं नहीं रखे जाएंगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो अभी अब जैसे एक आर्टिलरी रेजिमेंट है तो उसमें कई बार 1 या 2 बैटरी प्योर अहीर की होती हैं या दूसरी किसी जाति विशेष के लोग होते हैं, चाहे वो यादव हों, चाहे वो राजपूत हों या जाट हों या और अन्य जातियां हों जी। इससे हाँ, ये जरूर किया जा सकता है कि भाई अगर इस तरह की हम पलटने बना रहे हैं या और हम अगर फौज रेज कर रहे हैं या खड़ी कर रहे हैं तो उनमें इस तरह की जो रेजिमेंट्स हैं उनका जो योगदान है उसको कंसीडर किया जा सकता है। जी विनोद जी, अगर हम आसान भाषा में अगर दर्शकों को समझाना चाहें तो अगर अहीर रेजिमेंट अलग से जो मांग चल रही है अगर वो बनती है तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। देखिए, फर्क तो कोई पड़ता नहीं है, क्योंकि अब जैसे जाट रेजिमेंट है या राजपूत रेजिमेंट है या राजपूताना राइफल है या तो जो है हर एक जाति विशेष की जो वैकेंसीज है वो अलॉट की गई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय सेना एक काफी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी सरकार का समर्थन नहीं करती, किसी सरकार का विरोध नहीं करती, वो केवल देश के लिए है और देश के लिए लड़ती है जी। तो फर्क से कुछ नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये है कि इस तरह के आंदोलन अगर होंगे तो फिर बाकी जो समूह हैं वो भी इस आंदोलन में जुड़ेंगे और कहेंगे हमारा भी होना चाहिए, फिर इसको सियासत से लिंक कर दिया जाएगा। तो ये सब चीजें थोड़ा सा, क्योंकि सियासत और डिफेंस को मिक्स नहीं किया जा, बिल्कुल राजनीति और डिफेंस को तो बिल्कुल मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही अलग अलग हिस्से हैं और डिफेंस तो हमारे देश के सबसे कहते हैं मजबूत पहलू है, उस पर तो राजनीति हो ही नहीं सकती। विनोद जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है, सबका साथ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमारे मेहमान यहाँ पर जुड़े थे हमारे साथ, उनकी तरफ से ये कहा गया, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े थे, उनकी तरफ से ये कहना है कि इस तरीके के मुद्दों पर इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक जाति विशेष ऐसी बात करते हैं तो दूसरी जाति के लोग भी आएंगे और फिर यहाँ पर राजनीतिक जो है वो धड़ा भी सामने आ जाएगा। तो डिफेंस और राजनीति एक साथ नहीं आने चाहिए, ये बात हमारे मेहमान कहते नजर आए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आयकर विभाग आज हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल से जुड़े परिसर पर छापेमारी कर रहा है। पवन मुंजाल के अलावा उनकी कंपनी के कई अन्य सीनियर एग्जीक्यूटिव से भी जुड़े हुए परिसर पर छापे मारे जा रहे हैं। ये छापे टैक्स चोरी के मामलों से जुड़े हुए हैं। बता दें कि देश के लगभग 3 दर्जन स्थानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, पंजाब में छापेमारी हो रही है और छापेमारी लगातार जारी है। बता दें कि हीरो कॉर्प मुंजाल ब्रदर्स का है, जबकि एयर चार्टर मनिंदर सिंह सेठी का है। आयकर विभाग ने एयर चार्टर एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और हीरो कॉर्प ग्रुप पर छापेमारी की है और लगभग 3 दर्जन स्थानों पर छापेमारी हुई। पवन मुंजाल से संबंधित कई परिसरों पर आयकर विभाग की टीम खोजबीन कर रही है। डॉक्यूमेंट्स को कब्जे में लिया जा रहा है और इस खबर के बाद कंपनी के शेयर्स में बड़ी गिरावट भी देखी गई। आज सुबह 11:25 पर हीरो मोटोकॉर्प के शेयर 1.25% की गिरावट के बाद 2,393 रुपए प्रति शेयर हो गए थे और आयकर विभाग के एक्शन की खबर आते ही शेयर में 2% की गिरावट देखी गई, जो कि 1 घंटे बाद हालांकि थोड़ा सा रिकवर जरूर हो गई थी।
वहीं बीरभूम जिले के रामपुरहाट में बदमाशों ने लोगों के घरों को बंद करके उसमें आग लगा दी, जिसमें एक परिवार के 7 लोगों समेत 10 लोगों की जलकर मौत हो गई, जिससे पश्चिम बंगाल का ये मामला पूरे तरीके से गर्मा गया है। वहीं इस मामले को लेकर सियासत का खेल भी शुरू हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस और विपक्ष ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं आज 5 बीजेपी सांसदों का दल घटनास्थल पर पहुंच गया। इससे पहले कल बीजेपी दल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। वहीं अमित शाह ने राज्य सरकार से 72 घंटे में रिपोर्ट मांगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था तेजी से चरमरा गई है। पंचायत प्रधान की हत्या के बाद बीरभूम जिले के रामपुरहाट इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस के मुताबिक भादु शेख सोमवार रात को स्टेट हाईवे 50 के ऊपर से गुजर रहे थे, तभी उन पर बम फेंका गया। उन्हें घायल हालत में रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इसमें एडीजी वेस्टर्न रेंज संजय सिंह, सीआईडी एडीजी ज्ञानवंत सिंह के अलावा डीआईजी सीआईडी ऑपरेशन मीरज खालिद को भी शामिल किया गया है। इस मामले में 5 बीजेपी सांसदों का दल घटनास्थल जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं आज सुबह हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां हैदराबाद के बोईगुड़ा इलाके में रात 3 बजे एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। फायर विभाग के लोगों के अनुसार अभी तक 11 शव को बाहर निकाल लिया गया है। भीषण आग की वजह से एक दीवार गिर गई, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए। आग पर काबू पाने के लिए 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। हालांकि आग पर काबू अब पा लिया गया, लेकिन बता दें कि कबाड़ के गोदाम में काम करने वाले सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक कबाड़ गोदाम की पहली मंजिल पर 12 मजदूर सो रहे थे। अचानक बेसमेंट में आग लग गई। मजदूरों के बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बेसमेंट में कबाड़ की दुकान के माध्यम से था, जिसका शटर बंद था। फिलहाल 11 के शव को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि एक मजदूर जो कि भागने में कामयाब रहा उसे अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायर कंट्रोल रूम को तड़के करीब 3 बजे अलर्ट मिला और 9 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाने के लिए 3 घंटे से ज्यादा समय तक मशक्कत की। गोदाम में फाइबर केबल में आग लग गई थी, जिसके कारण घना धुआं वहां पर फैल गया और आग की तीव्रता और ज्यादा बढ़ गई। गोदाम में खाली शराब की बोतलें, कागज, प्लास्टिक और अन्य केबल भी रखे हुए थे। पहली मंजिल पर 2 कमरे थे, जिसमें सभी 11 के शव एक कमरे में से बरामद किए गए हैं। एक दूसरे के ऊपर ये लेटे हुए थे। शवों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। देश भर में कोरोना वायरस के नए मामलों में आज 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको बता दें, लगातार जो कमी देखने को मिल रही थी उसके बीच में अब बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1778 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 62 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि बीते 24 घंटे के दौरान 2542 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। देश भर में एक्टिव केस की संख्या 23,087 है। वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी लगातार जारी है। देश भर में अब तक 181 करोड़ 89,15,234 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के कुछ दिन बाद ही बीते दिन से पेट्रोल डीजल पर मिलने वाली राहत अब बंद हो गई है। आज एक बार फिर से सरकारी तेल कंपनियों ने प्रति लीटर 80 पैसे की पेट्रोल डीजल पर बढ़ोतरी कर दी। आज लगातार दूसरे दिन एक बार फिर दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली। बता दें कि कल 137 दिनों के बाद ईंधन के दाम में इजाफा देखा गया था और पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे का इजाफा हुआ था। वहीं आज फिर से पेट्रोल के दाम में 80 पैसे बढ़ गए और डीजल के दाम में 80 पैसे
पैसे की बढ़ोतरी देखी गई। 137 दिनों बाद कल पेट्रोल में 80 पैसे का इजाफा हुआ था, डीजल में 78 पैसे का इजाफा हुआ था। पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 25 पैसे हो गई थी। तो वहीं पर एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम में अपडेट देखने को मिली है। नई अपडेट के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ने के बाद अब नई कीमत 97 रुपए 1 पैसा प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल में भी 80 पैसे का इजाफा हुआ और डीजल 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर पर आ गया। दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 97 रुपए 1 पैसा प्रति लीटर पर आ गए। तो वहीं दिल्ली में डीजल 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है। मुंबई की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। तो वहीं डीजल के रेट 95 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। मुंबई में डीजल में 85 पैसे प्रति लीटर का इजाफा पेट्रोल और डीजल पर हुआ है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में इतिहास फिर से दोहराया जाने वाला है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। पाकिस्तान में बड़बोले इमरान बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अपनी ही पार्टी के सांसद बागी हो गए। विपक्ष इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, तो इस बीच में सेना ने भी इमरान पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। अब इमरान ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। इमरान की अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 24 सांसदों की बगावत के बाद सरकार अल्पमत में आ गई है। इमरान पर इस्तीफे का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सेना ने भी इमरान को कुर्सी छोड़ने का इशारा कर दिया, लेकिन इमरान अड़े हुए हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर इमरान खुद इस्तीफा देते हैं या सेना जबरन उन्हें गद्दी से उतारती है, और अगर इमरान को हटाया जाता है तो उनकी जगह पर नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन पद संभालेगा, या फिर से पाकिस्तान पर सेना का राज होगा। पाकिस्तान डे पर इस्लामाबाद में हो रहे ये जलसे बतौर प्रधानमंत्री इमरान खान की आखिरी आवामी ज़हूर हो सकती है, क्योंकि इसके आगे जो होगा उसकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा अपने मातहत अफसरान के साथ मिलकर इमरान का मुकद्दर तय कर चुके हैं। चलिए, देश और दुनिया की तमाम खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।